अस्सलाम वालेकुम। वीक 8 में हम स्टूडेंट दो मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक मेथड ऑलरेडी जो है वो पहले 3 वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, टेलीस्कोपिंग सम मेथड। तो अब इस वीडियो में हम जो है वो एक और मेथड डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं मास्टर थ्योरम। ठीक है, तो मास्टर थ्योरम होता क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एनालाइजिंग एल्गोरिदम रिकॉल दैट वी ओनली केयर अबाउट द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, यानी कि हम जो एसिम्प्टोटिक का हमने स्टार्ट में जो डिस्कस किया था वो हम सिर्फ जो है वो इसमें देखते हैं ना। ठीक है, रिकर्सिव एल्गोरिदम आर नॉट डिफरेंट rather than solve exactly the recurrence relation associated with the cost of an algorithm. It is enough to give an asymptotic characterization. This main tool for doing this is the master theorem. तो हमने बेसिकली जो है वो रिकर्सिव एल्गोरिदम को देखते हुए, रेकरेंस रिलेशन को देखते हुए हमने जो है वो कुछ मेथड अप्लाई किए थे। अब हम जो है वो मास्टर थ्योरम से डायरेक्टली जो है वो किस तरह जो है वो विदाउट सॉल्विंग जो है वो हम किस तरह जो है वो टाइम कम्प्लेक्स डिफाइन कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मास्टर थ्योरम जो है क्या, पहले उसको देखते हैं। इसमें अब हमारे पास ये सारा का सारा मास्टर थ्योरम है। ठीक है, इसमें आपको पैटर्न गिवन होगा, इस पैटर्न पर जो भी रेगुलेशन आता होगा वो मास्टर थ्योरम सॉल्व कर सकता है, और इसके अलावा कोई पैटर्न होगा तो उस पर जो है वो मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, लेट टी ऑफ एन बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन दैट सेटिस्फाई। कि हमारे पास जो टी ऑफ एन है ये कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये टी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, ए टाइम ए, इसके बाद टी रिकर्सिव फंक्शन वाला जिस तरह हमने लिखा था एन बाई टू प्लस एफ ऑफ एन, ये एफ ऑफ एन कोई भी फंक्शन होगा। ठीक है, और टी ऑफ वन जो है वो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है। तो इसमें ये बेस केस की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, बेस केस कहीं पर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो रिकर्सिव पार्ट होगा सिर्फ इसको देखेंगे और इसी को यूज़ करते हुए हम मैप करेंगे ना। ठीक है, अब इसमें देखें जो ए कोफिशिएंट है बी जो है ये क्या चीज़ है, एफ ऑफ एन क्या है वो क्या है, एक और कांस्टेंट है सी, वो क्या चीज़ होगी। ठीक है, वो देखते हैं ना। तो हमारे पास आप देखें कि वेर ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा वन या वन से ज़्यादा होगी। ये कोफिशिएंट जो होगा इसकी वैल्यू वन हो सकती है या वन से ज़्यादा होगी, मिनिमम नहीं होगी। ज़ीरो करेंगे तो ये सारा ज़ीरो कर देता है ना, तो वो वाला केस नहीं आएगा ना। बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू टू, बी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम टू होगी। यहाँ पर अगर यहाँ पर वन आ जाता है तो वो फिर अप्लाई नहीं होगा ना। सी, यहाँ पर ये वाला सी जो है वो इसकी बात नहीं हो रही है, सी वैसे कोई कांस्टेंट है, इसको भी रहने दे। तो इफ़ एफ ऑफ एन, ये वाला जो एफ ऑफ एन है ना, बिलोंग टू थीटा, जो रिकर्सिव हमने कहा था कि एवरेज नोटेशन है थीटा, उसके बाद एन, ये वाला जो एन था इसकी पावर डी आ रही है। ठीक है, वे डी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो भी हो सकती है और ज़ीरो से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जब किसी भी वेरिएबल या वैल्यू की पावर ज़ीरो होगी तो वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है ना। तो ये फंक्शन जो है इसको आपने देखना होगा कि ये फंक्शन जो है वो बिलोंग कर रहा है एन रेज टू पावर डी, यानी कि जो फंक्शन में एन होगा उसकी पावर क्या होगी, जो भी पावर होगी वो डी होगी ना। तो जब ये वाला रिलेशनशिप आप देख लेंगे तो फिर आपने यहाँ पर देखना है कि डी की वैल्यू आपको क्या मिली, ए की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी ना। ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इसमें से, यहाँ पर आपको ए मिलेगा, बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर आपने जो है वो ये जिस तरह हमने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखी थी वो वाला केस आ गया ना। तो अब देखें, अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है कि ए की जो वैल्यू है वो बी की पावर से कम है तो फिर ये वाला आंसर आएगा। अगर ए की वैल्यू बी की पावर डी के इक्वल है आ रही है तो फिर ये वाला आंसर आएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे फिर। और अगर ए की वैल्यू बी की पावर डी से ज़्यादा है तो फिर ये वाला आंसर आएगा, इसमें ए भी पुट करेंगे फिर बी भी पुट करेंगे ना। ठीक है, यू कांट यूज़ द मास्टर थ्योरम, ये मास्टर थ्योरम लिखा हुआ है। तो अब मास्टर थ्योरम कब अप्लाई नहीं होता, अब मोनोटोनिकली या हमने इंक्रीजिंग फंक्शन हमने कहा था टी ऑफ एन इज़ नॉट मोनोटोन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो हमने कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, या लीनियर लाइन हमने कहा था। ठीक है, तो अब देखें कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू साइन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाते हैं फंक्शन के अंदर, ये वाला जो है एफ ऑफ एन जो है इसमें अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं तो फिर भी ये अप्लाई नहीं होगा। अगर आपके पास जो है वो एफ ऑफ एन इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ये वाला जो फंक्शन बना है, ये वाला जो फंक्शन जो हमने कहा था इसके साथ, तो ये फंक्शन अगर पोलिनोमियल में होगा फिर भी जो है वो अप्लाई नहीं होगा। बी कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ कांस्टेंट, अब देखें यहाँ पर जो है वो जो कांस्टेंट है ये वाला जो है बी किस में आ रहा है, रिकर्सिव पार्ट में आ रहा है ना।
अगर जो b है वो सिर्फ कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाता है तो फिर भी जो है वो इस पर जो है वो ये मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में देखें कि टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n बाई 2 प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस n। अब देखें इस वाली जो क्वेश्चन होगा इसको आपने मास्टर थ्योरम की ये वाली जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली इसके साथ मैप करना है कि इसमें से ए क्या मिलेगा, बी क्या मिलेगा, और जो फंक्शन होगा उसमें से हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास ये टी वाला रिकर्सिव वाला पार्ट है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एन की डिवीजन में जो वैल्यू आती है वो क्या होगी बी। यहाँ पर देखें एन को जो डिवाइड कर रही होगी वो वैल्यू क्या होगी बी होगी ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बी की वैल्यू 2 आ जाएगा। ये इस रिकर्सिव पार्ट के अलावा जितना भी चीज़ होगा ये बेसिकली क्या होगा फंक्शन होगा एफ ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि एफ ऑफ एन जो है वो उसमें हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है इसमें एन की पावर हाईएस्ट क्या आ रही है वो 2 आ रही है, तो डी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, हाईएस्ट पावर आपने देखनी याद रखना। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपने फाइंड कर ली ए बी और डी। तो अब आपने ये वाले जो तीन रिलेशनशिप थे कि अगर ए की वैल्यू इससे कम होगी, ए की वैल्यू इक्वल होगी या ए की वैल्यू बड़ी होगी ना, तो इसको देखना है कि कौन सा इसमें से ट्रू होता है ना, वो ट्रू होगा तो ये इधर से आंसर आपने लिख देना। ठीक है, अब देखें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू बी की पावर डी करना आपने, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जो है वो लेस देन 4 है ना, इसका मतलब है कि ये वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 थी तो एन स्क्वायर आ जाएगी, तो थीटा ऑफ, अब देखें यहाँ पर थीटा ऑफ एन की वैल्यू एन की पावर डी आ गई तो ये केस अप्लाई हो गया। डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 थी तो वो हमने यहाँ पर एन की पावर 2 में लिख लिया ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया ना, इतना आपने काम करना है। अब एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पर, इसमें देखें ए की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, बी की वैल्यू 4 मिल रही है और यहाँ पर ये वाला बाकी जो है वो फंक्शन है, तो एन की पावर क्या बन रही है 1/2। अंडर रूट को अगर आप 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे ना तो एन की पावर क्या बन रही है 1/2, तो डी की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2। ठीक है, अब देखें बी की पावर जो है बी ए इसमें क्या है 2 है, बी इसमें 4 है, 4 की पावर क्या बन जाएगी डी 1/2, यानी कि 4 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट देंगे तो क्या बन जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वल वाला केस था ये वाला, इसका आंसर ये वाला है थीटा एन लॉग एन और पावर में डी आ रहा है ना, तो आपने क्या लिखा थीटा एन रेस पावर डी लॉग एन, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, तो एन अंडर रूट एन लॉग एन बन जाएगा ना। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो है वो तीसरी एग्जांपल देखें टी ऑफ एन इज इक्वल टू 3t(n/2 प्लस 3n/4 n प्लस 1। ए इसमें क्या है 3, बी इसमें क्या है 2 और n की पावर क्या आ रही है 1, कोफिशिएंट को इग्नोर करना, n की वैल्यू क्या 1। अब देखें a की वैल्यू 3 है तो b की पावर d करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो 3 ग्रेटर देन 2, ये लास्ट वाला स्टेप आ जाएगा, ये वाला अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें n और पावर में लॉग बेस b और a आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया थीटा एन लॉग बेस बी। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें जहाँ जहाँ पर है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 3 है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास देखें ये वाला केस, तो 9 इसमें ए आपको मिलेगा, बी आपको क्या मिलेगा 3, डी की वैल्यू क्या आ रही है 1, एन की पावर क्या आ रही है 1, तो इसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे तो 9 ठीक है लेस देन 3 रेस्ट पावर 1, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, एन ए जो है वो बड़ा है ना, ए जो है वो बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन ये वाली अप्लाई हो जाएगी, ए वाली ये वाली, तो ए की वैल्यू यहाँ पर जो है वो बड़ी आ रही है, तो ये कंडीशन तो ठीक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम केस को ठीक कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में देखें टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 टाइम टी एन बाई 3 प्लस एन, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और एन की वैल्यू पावर 1 है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो इस पर हमारे पास कंडीशन कौन सी ट्रू हो जाएगी 2 लेस देन 3 रेज़ टू पावर 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 में देखें कि हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू 27 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है, डी की वैल्यू 3 आ रही है ना, तो 27 3 रेज़ टू पावर 3 करेंगे 27, तो इक्वल वाला केस आ जाएगा, वो अप्लाई कर दें। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 के बाद देखें तो 6 में हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू अंडर रूट 2 आ रही है। ठीक है, एन की वैल्यू जो है हमारे पास n/2, तो बी की वैल्यू भी 2 है और एन की पावर 1 आ रही है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1।
तो अंडर रूट 2 का जो रिज़ल्ट है वो अगर आप देखें कि 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 आता है, 2 का अंडर रूट लेंगे तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, इसलिए ये कंडीशन वो ट्रू हो जाएगी कि ए की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 का अंडर रूट लेंगे तो लेस देन 2 आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 1 पूरा 2 है आपके पास, इसका मतलब है कि लेस 1 वाला जो है वो आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर जो हमने मास्टर थ्योरम डिस्कस किया है उससे रेलेवेंट जो हमने मास्टर थ्योरम होता क्या है, उसका जो पैटर्न है वो क्या होगा, उसमें वैल्यूज़ को किस तरह मैप करना होगा, ठीक है, उसको हमने डिफरेंट एग्जांपल से जो है वो डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये मास्टर थ्योरम जो है वो उसकी डिफरेंट एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। और मज़ीद कुछ एग्जांपल जो है वो फिर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन किन कंडीशन की बेस पर जो है वो मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होता। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।